1830 और 1840 के दशक में विश्व इतिहास की सबसे बड़ी घटना यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की गंभीरता से शुरुआत हुई। जल्द ही अमेरिका सहित दुनिया के बाकी के हिस्सों में भी यह क्रांति फैल गई। इस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट यूं तो पूरे विश्व पर हुआ, लेकिन यूरोप में इसका असर कुछ अलग ही देखने को मिला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जैसे जैसे अपने पांव पसारे, ठीक वैसे वैसे यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को डिमार्केट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे यूरोप में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की मानो एक लहर सी दौड़ गई। उदाहरण के रूप में जर्मन भाषी जर्मनी पर, फ्रेंच बोलने वाले फ्रांस पर तथा स्पेनिश बोलने वाले स्पेन पर अपना वर्चस्व जमाने लगे। इस प्रोसेस ने तमाम देशों में फैली ज्यूज को भी अपने नेशनल होम के लिए मोटिवेट किया। 1896 में थियोडोर हर्जल ने स्विट्जरलैंड में जायनिस्ट मूवमेंट की नींव रखी। इस मूवमेंट ने पैलेस्टीन को अपने नेशनल होम के तौर पर डिक्लेयर किया। यहाँ पर एक अहम सवाल खड़ा होता है कि इस क्लेम का बेसिस क्या था। पैलेस्टीन लैंड पर इजराइल की बसने का इतिहास क्या है? हमास और पीएलओ में क्या डिफरेंसेस हैं? हमास ने अभी इजराइल पर ही अटैक क्यों किया? इंडिया इजराइल और पैलेस्टीन के इश्यूज को कैसे देखता है? इजराइल और पैलेस्टीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। ज्यूज का मानना था कि गॉड ने बाइबल में पैलेस्टीन को ज्यूज के लिए प्रॉमिस किया था, इसलिए ज्यूज पैलेस्टीन को प्रॉमिस लैंड मान रहे थे। सन 1800 के बाद ज्यूज का पैलेस्टीन में माइग्रेशन शुरू हुआ। तब पैलेस्टीन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तब से धीरे धीरे ज्यूज पैलेस्टीन में जाकर बसने लगे। इसके बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इस लड़ाई में ऑटोमन एम्पायर, जिसके कंट्रोल में पैलेस्टीन था, वह ब्रिटेन के विरोधी खेमे में था। इस लड़ाई के अंत में ऑटोमन एम्पायर की हार लगभग तय थी। इसलिए 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस ने साई-पिकोट नामक एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया, जिसमें लड़ाई के बाद ऑटोमन एम्पायर को आपस में बांटने की बात की गई। ठीक एक वर्ष बाद 1917 में पैराडॉक्सिकली बैलफोर डिक्लेरेशन के तहत ब्रिटेन ने ज्यूइश पीपल को पैलेस्टीन में नेशनल होम का प्रॉमिस किया। पैलेस्टीनियन अरब में ज्यूज के बढ़ते सेटलमेंट ने ब्रिटिश के सामने डायलेमा खड़ा कर दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश फ्यूल के लिए अरब और फाइनेंस के लिए ज्यूज पर डिपेंड थे। ब्रिटिश ने इस डायलेमा को दूर करने के लिए मिडिल पाथ अपनाया, जिसमें पैलेस्टीन को ज्यूज की एंट्री पर रेस्ट्रिक्शन तो लगाया, लेकिन प्रोहिबिशन नहीं। परिणाम स्वरूप ज्यूज की एंट्री तो रुकी नहीं, लेकिन पैलेस्टीनियन अरब खुश जरूर हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन ने स्पेशल कमीशन का गठन किया, जिसमें भारत सहित कुल 11 मेंबर्स थे। इस कमीशन ने 2 प्रपोजल्स दिए। पहला, अरब पैलेस्टीन और ज्यूज के लिए पैलेस्टीन को डिवाइड किया जाए। दूसरा, पैलेस्टीन डिवाइड नहीं किया जाए, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर में यह अरब का हिस्सा था, इसलिए इसे पूरी तरह से पैलेस्टीनियन अरब को दिया जाना चाहिए। तब भारत का भी मत इसी पक्ष में था, लेकिन भारत के मत के उलट पहले प्रपोजल को यूनाइटेड नेशन में ज्यादा वोट मिला, यानी कि पैलेस्टीन का बंटवारा हो। इस बंटवारे के तहत इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और जॉर्डन से वेस्ट बैंक को छोड़ने की अपील की गई, ताकि यह हिस्सा पैलेस्टीनियन अरब को एलोकेट किया जा सके और बाकी के हिस्सों पर ज्यूज का सेटलमेंट के लिए अलाउ किया जा सके। रही बात जेरूसलम शहर की, तो इसे इंटरनेशनल सेंटर घोषित किया गया, जिस पर यूनाइटेड नेशन का अधिकार होगा, क्योंकि ज्यूज, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों के लिए यह शहर रिलीजन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अरब कंट्रीज इस बंटवारे से नाखुश थे। 1948 में इजराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया।
उसी साल अरब कंट्रीज ने इजराइल पर अटैक कर दिया, जिसे फर्स्ट अरब इजराइल वॉर कहते हैं। परिणाम स्वरूप यूएन कंट्रोल वाले वेस्टर्न जेरूसलम पर इजराइल ने कब्जा जमा लिया। 1953 में इजिप्ट आजाद होता है। इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति नासिर सुएज कैनाल को नेशनलाइज करते हैं और इजराइल से होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सुएज कैनाल के थ्रू अलाउ नहीं करते हैं। हालांकि अमेरिका की मदद से 1979 में कैंप डेविड एकॉर्ड के थ्रू इजिप्ट और इजराइल के बीच पीस ट्रीटी साइन की जाती है। इससे पहले 1967 में इजराइल 6 डेज वॉर के दौरान न सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप बल्कि सीरिया के एक हिस्से गोलन हाइट पर भी कब्जा कर लेता है। 1964 में यासिर अराफात की लीडरशिप में PLO यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है। इसका मिलिट्री विंग फतह कहलाया। अरब कंट्रीज PLO और यासिर दोनों को सपोर्ट करने लगे। इसके बाद 1973 में इजराइल की मदद से गाजा पट्टी वाले एरिया में मजमा अल इस्लामिया का गठन किया गया है। यासीन की लीडरशिप में इस सोशियो रिलीजियस चैरिटी को इसलिए बनाया गया ताकि गाजा पट्टी में विकास किया जा सके और PLO के पैरेलल एक पैलेस्टीनियन लीडरशिप खड़ी की जा सके। आगे चलकर 1987 में इजराइल की मदद से बनी मजमा अल इस्लामिया की रीनेमिंग हमास के तौर पर होती है। तब से इसके 2 फैक्शंस होने शुरू हुए, जिसमें एक इजराइल का विरोधी होने लगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे अमेरिका ने सोवियत को डिफीट करने के लिए अल-कायदा का गठन किया था और भारत में कांग्रेस ने अकाली दल को काउंटर करने के लिए भिंडरवाला को एम्पलीफाई किया था। बाद में अल-कायदा अमेरिका के लिए और भिंडरवाला कांग्रेस के लिए अभिशाप बन गए। हालांकि पैलेस्टीनियन लीडरशिप के अंदर बढ़ती राइवलरी और इजराइल PLO के बीच हुई झड़प से एक बात क्लियर हो गई कि इससे पैलेस्टीन का समाधान नहीं होने वाला। इसलिए 1993 में तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के मेडिएशन में ऑस्लो अकॉर्ड साइन किया गया और यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2 स्टेट सॉल्यूशन पर सहमति बनी, जिसके बाद PLO का नाम बदलकर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी किया गया और इसके मिलिट्री विंग फतह एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। लेकिन तय समय के अनुसार इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक से विड्रॉ नहीं किया। इससे PLO ठगा हुआ महसूस करने लगा और हमास की रेडिकल फैक्शन और मजबूत होने लगी। हालांकि अमेरिकन इंसिस्टेंस ने इजराइल को 2005 में गाजा पट्टी से विड्रॉल करवाया, जिसके बाद 2006 में पैलेस्टीन में इलेक्शन संभव हो पाया। इस इलेक्शन में 132 सीट्स में से 74 सीट्स के साथ हमास की जीत हुई। तब से गाजा पट्टी को हमास कंट्रोल करने लगा और वेस्टर्न बैंक को पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कंट्रोल करने लगी। इसके बाद 2012 में यूनाइटेड नेशन पैलेस्टीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड करता है। इसके बाद 2017 में ट्रंप जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल के तौर पर मान्यता दे देते हैं। सब्सिक्वेंटली 2020 में अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन के तौर पर अब्राहम एकॉर्ड साइन होता है। 2020 के बाद 2023 का यह अटैक हमास के एक रिएक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर एक अहम सवाल खड़ा होता है कि हमास पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से अलग कैसे है। पहला, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या PLO यासिर अराफात की लीडरशिप में फॉर्म की गई थी, जबकि हमास मजमा अल इस्लामिया का दूसरा नाम है, जिसका गठन इजराइल की मदद से किया गया था। दूसरा, PLO 2 स्टेट सॉल्यूशन के थ्रू इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है, जबकि हमास 2 स्टेट सॉल्यूशन को रिजेक्ट करता है और पूरे पैलेस्टीन को लिबरेट करवाने की बातें करता है। थर्ड, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में पावर के 2 सेंटर्स हैं, जिसमें हमास 74 सीट्स के साथ गाजा पर रूल करता है, तो वहीं 45 सीट वाली PLO की बैकबोन पार्टी फतह पार्टी वेस्ट बैंक पर राज करती है।
अब चलते हैं इसके तीसरे और मुख्य पिलर की ओर। आखिर हमास ने अभी ही क्यों अटैक किया? सबसे पहले हमास का यह अटैक इजराइल के बढ़ते एग्रेशन के अगेंस्ट एक रिएक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 सेशन में बेंजामिन नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट का न्यू मैप रिलीज किया, जिसमें पैलेस्टीन था ही नहीं। इसके अलावा 2020 से चल रहे अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन ने पैलेस्टीन के सिग्निफिकेंसेस को कम कर दिया था। यह नेगोशिएशन लार्जली अरब और अमेरिका के बीच होते थे, जिसमें इजराइल की रिप्रेजेंटेशन मिसिंग रही है। साथ ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यूनिलैटरली अमेरिकन एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट करना पैलेस्टीन को और कॉर्नर कर रहा था। एडिशनली एक हल्के में रसिया चाइना एक्सिस को इस अटैक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इसके पीछे यह दावा किया जा रहा है कि चाइना साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ टेंशन शिफ्ट करना चाह रहा है। इसके अलावा रसिया चाइना क्वाड, इंडो पैसिफिक, I2U2 और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से नाखुश है। खासकर इस कॉरिडोर से चाइना BRI के कॉम्पिटिटर के तौर पर देख रहा है। Along with this, कुछ एनालिस्ट का तो यह भी मानना है कि सऊदी अरबिया और इजराइल के नॉर्मलाइजेशन को ब्लॉक करने के लिए ईरान ने इस अटैक को इंस्टिगेट किया है। इस अटैक के थ्रू ईरान मिडिल ईस्ट में इस्लामिक लीडरशिप को भी टेस्ट करना चाह रहा है। हाउएवर, कुछ एनालिस्ट अमेरिका को इस अटैक के लिए ब्लेम कर रहे हैं। इसके पीछे यह तर्क देते हैं कि अमेरिका सऊदी और ईरान के बीच किए गए चाइनीज मीडिएशन से नाखुश है। अमेरिका इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाह रहा है। अब चलते हैं इसके चौथे पिलर की ओर और हमास के इस अटैक के इम्प्लीकेशंस को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, जिस तरह से हमास ने ऑपरेशन को कैरिड आउट किया और सिविलियन को टारगेट किया, यह पैलेस्टीन के जेन्युइन कॉज को और कमजोर करता है। इसके अलावा हमास द्वारा कंडक्ट किए गए ऑपरेशन ने इजराइल को अग्रेशन बढ़ाने का एक और बहाना दे दिया। साथ ही इजराइल में जुडिशियल रिफॉर्म की वजह से चल रहे डोमेस्टिक टर्मोइल के बीच इस अटैक ने नेतन्याहू को नेशनलिज्म के सहारे शील्ड प्रोवाइड किया। Along with this, इजराइल के नजरिए से इस अटैक ने न सिर्फ अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन को हॉल्ट किया, बल्कि तेहरान को एक मौका दिया ताकि न्यूक्लियर डील में री इंटर करने के लिए अमेरिका पर प्रेशर बना सके। एडिशनली, इस अटैक ने सऊदी के इग्नोरेंस को दोबारा से रीइग्नाइट कर दिया। हाल ही में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने काफी दिनों बाद पैलेस्टीन के साथ खड़ा होने की बात कही। हाउएवर, अगर भारत के नजरिए से देखें तो इस अटैक ने भारत के चॉइसेस को और टफ कर दिया। क्योंकि भारत के लिए इजराइल और पैलेस्टीन दोनों बराबर रूप से सिग्निफिकेंट हैं, इसलिए भारत के सामने फिर से डायलेमा खड़ा हो रहा है। अब सवाल आता है कि भारत इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखता है। इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया डिहाइफनेशन की पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसमें पैलेस्टीन स्टेट के लिए इंडिया की पॉलिसी लंबे समय से कंसिस्टेंट रही है, जिसमें इंडिया यह मानता है कि सोवरेन और इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन की स्थापना हो। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इंडिया एक्सटर्नल अग्रेशन के अगेंस्ट खड़ा रहा है। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर इंडिया हिमालयन रीजन में चाइनीज एग्रेशन को अपोज करता है। इसके सपोर्ट में इंडिया ने 1981 में स्टैंप जारी कर पैलेस्टीन का समर्थन किया था। सेकेंड, इंडिया हर तरह के टेरर अटैक के अगेंस्ट भी मुखर रहा है, इसलिए इंडियन लीडरशिप ने इस अटैक को टेरर अटैक के हवाले कंडेम्ड किया है। ऐसा इसलिए भी ताकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर इंडिया की बातें कंसिस्टेंट रहे। थर्ड, इंडिया ह्यूमैनिटेरियन लॉ के यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन को भी याद दिलाता है। इस संदर्भ में इंडिया ने पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी फंड को $1.25 मिलियन से फिलहाल $5 मिलियन बढ़ा दिया है। अब चलते हैं इसके लास्ट पिलर की ओर कि इजराइल पैलेस्टीन के बीच शांति के लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला, पूरा रीजन पैलेस्टीनियन अरब को ऑटोमन एम्पायर के बेसिस पर वापस दे दिया जाए।
हालांकि डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से अब यह संभव नहीं है। दूसरा, वन स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर स्टेट की स्थापना की जाए जिसमें ज्यूज और पैलेस्टीनियन अरब एक साथ रहें, जिसके तहत 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, ज्यूइश एंड डेमोक्रेटिक स्टेट विद अरब माइनॉरिटी। सेकेंड, इंडिया के 5th एंड 6th शेड्यूल के तर्ज पर वेस्ट बैंक को पैलेस्टीन के लिए ऑटोनॉमस रीजन क्रिएट किया जाए, जिसमें पैलेस्टीन इलेक्शन और डेवलपमेंट के रिलेटेड अपना डिसीजन ले सके, लेकिन बॉर्डर और मिलिट्री रखने की इजाजत नहीं होगी। थर्ड, इंडिया जैसा फेडरल स्टेट का गठन किया जाए जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और छोटे छोटे ज्यूइश और पैलेस्टीनियन स्टेट्स हों। फोर्थ, यूरोपियन यूनियन के तर्ज पर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फेडरेशन बनाई जाए, जिसमें दोनों साइड के पास अपनी गवर्नमेंट हो जो रिसोर्सेज, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इशू पर एक साथ काम करे, जिसमें फ्री मूवमेंट और रेसिडेंसी दोनों स्टेट के बीच अलाउ हो। तीसरा ऑप्शन 2 स्टेट सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि 1947 में यूनाइटेड नेशन ने मैंडेट किया था, यानी कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन को दे दिया जाए और बाकी के रीजन इजराइल को सौंप दिया जाए। रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से जेरूसलेम को इंटरनेशनल सिटी के तौर पर यूनाइटेड नेशन के अंडर रखा जाए। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. Quality contents are in line for you. We will meet next week with a new episode. Till then, God bless you all. भारत की प्रेसिडेंटशिप में 9th एंड 10th सितंबर 2023 को G20 समिट का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। यह समिट बेहद सफल माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत की G20 प्रेसिडेंसी जियोपॉलिटिक्स में भारत का स्टेचर बढ़ा रहा है। आज का डिस्कशन इसी मुद्दे पर है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। सबसे पहले G20 की बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे, फिर इसके सिग्निफिकेंसेस के बारे में जानेंगे कि यह इंडिया की हेफ्ट को कैसे बढ़ा रहा है। इतनी बड़ी समिट है तो कुछ इसके चैलेंजेस भी होंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे। फिर अंत में G20 के वे अहेड पर ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले G20 ग्रुपिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का प्रीमियर फोरम है। वास्तव में इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, लेकिन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसे एलिवेट करके हेड ऑफ स्टेट लेवल की फोरम बना दी गई थी। फिलहाल इसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है, लेकिन G20 समिट 2023 के बाद इसमें एक और ग्रुप के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। अब G20 ना सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बल्कि क्लाइमेट चेंज, विमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ कंसर्न etc पर भी बातें करता है। आज G20 दुनिया के 65% पॉपुलेशन, 75% ग्लोबल ट्रेड और 85% ग्लोबल GDP साझा करता है। इस साल इस समिट का थीम भारत की विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम के बेसिस पर वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर था। अब सवाल खड़ा होता है कि G20 G7 से डिफरेंट कैसे है। ये तो शायद सबको पता होगा कि G7 में 7 कंट्रीज हैं और G20 में 19 कंट्रीज और एक ग्रुप यूरोपियन यूनियन है। लेकिन मेन फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस क्या हैं? G7 में मोस्ट एडवांस्ड और दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, जबकि G20 में डेवलप्ड कंट्रीज तो हैं ही, लेकिन उसमें डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया और ब्राजील जैसे कंट्रीज हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो G20 ग्लोबल नॉर्थ यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज और ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को एक साथ एक मंच पर लेकर आता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां ग्लोबल साउथ की कंट्रीज जियोपॉलिटिक्स में जस्टिस, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, रिफॉर्म इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन लाइक UN एंड WTO के लिए ग्लोबल नॉर्थ पर दबाव बनाती है।
अब चलते हैं इसके दूसरे और मेन पिलर की ओर। G20 प्रेसिडेंसी भारत की हेप्ट को कैसे ग्लोबल लेवल पर बढ़ा रही है। सबसे पहले G20 समिट 2023 में शेयर किए गए दिल्ली डिक्लेरेशन के 47वें पैराग्राफ यह कहता है कि 21st सेंचुरी के ग्लोबल चैलेंजेस सिर्फ मल्टीलेटरलिज्म, रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ही सॉल्व किए जा सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली G20 में पहली बार यूएनएससी रिफॉर्म पर एग्रीमेंट बनी हुई है। इससे यह कहा जा सकता है कि इंडिया इज लीडिंग वॉइसेज ऑफ ग्लोबल साउथ। इसलिए जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें एक लीडरशिप के तौर पर इंडिया का स्टेचर बढ़ रहा है। इसके अलावा हाल में भारत की मदद से अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया है। फिलहाल अफ्रीकन यूनियन की इकोनॉमी नियरली $3 ट्रिलियन की है। इसलिए अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल होने की वजह से G20 अब पहले से ज्यादा इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव बन गया है। इसके पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सिर्फ साउथ अफ्रीका ही इस ग्रुप में शामिल था। इसलिए कहीं न कहीं G20 की लेजिटिमेसी और रेलेवेंस दोनों को बढ़ाने में भारत का एक अहम रोल रहा है। Along with reforms in multilateralism and inclusion of African Union, G20 ने भारत को एक मौका दिया है ताकि अपने नेशनल इंटरेस्ट को ग्लोबल इंटरेस्ट के साथ रेजोनेट करवा सके। कहीं न कहीं भारत इसमें सफल भी रहा है। उदाहरण के लिए इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बातें की हैं। बेसिकली बायोफ्यूल की सबसे ज्यादा नीड भारत को है। इंडिया का टारगेट है कि 2025-26 तक 20% बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर सके। ठीक इसी तर्ज पर इंडिया ने ट्रैवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। यह इंडिया की इनिशिएटिव मिशन लाइफ से इंस्पायर्ड है, जिससे रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल ग्लोबल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, G20 प्रेसिडेंसी ने भारत को एक मौका दिया है ताकि अपने जियोपॉलिटिकल पावर को प्रोपोर्शनेटली एजल्ट कर सके। इस दिशा में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर पर भारत ने G20 देशों की रजामंदी ली है। यह इंडिया को मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप को कनेक्ट करने का प्लान है। यह मुंबई से शुरू होकर पर्शियन गल्फ को इंटर करेगी, वहां से यूएई, सऊदी, जॉर्डान, इजराइल होते हुए मेडिटेरियन सी में दाखिल करेगी, वहां से साइप्रस होते हुए यूरोप पहुंच जाएगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि क्या यह चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर प्लान है? ये चाइनीज BRI से डिफरेंट कैसे है? BRI के इवोल्यूशन के क्या बेसिस थे? सबसे पहली बात ये कि भारत ने एज सच कोई काउंटर प्लान जैसी बातें दिल्ली डिक्लेरेशन में नहीं की है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह चाइना के BRI को काउंटर करने वाली स्मार्ट और एफिशिएंट प्लान है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की खास बात यह भी है कि इसकी फंडिंग इंडिया नहीं करेगी, बल्कि रिस्पेक्टिव कंट्रीज खुद बनाएंगे। लेकिन चाइनीज BRI का एक इंपीरियल डिजाइन है, जिसका स्ट्रक्चरल बेसिस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में है। हुआ यूं कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी एक दशक पहले यानी 1980 में ओपन कर दी थी। अपने डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के बाद 1919 के बाद दुनिया में गुड्स डंप करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 ने चाइनीज डिमांड कम कर दिए। 2011 तक इसका असर यूरोप पर दिखना शुरू हो गया था। इसलिए चाइना ने डिमांड को रिक्रिएट करने के लिए 2014 में ब्रिक्स की फाउंडेशन रखी। यूरोप ने इसका स्वागत किया क्योंकि यूरोप को इकोनॉमिक रिकवरी की एक बड़ी होप दिख रही थी। इस पर डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे। इसके अलावा G20 प्रेसिडेंसी ने भारत को सॉफ्ट पावर शोकेस करने का मौका दिया। भारत मंडपम, ब्रॉन्ज की नटराज, बुद्धा के स्टैचू, कोणार्क चक्र, तंजौर पेंटिंग etc. इसके आकर्षण थे। वसुधैव कुटुंबकम का आइडिया अपने आप में एक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट को दर्शाता है। इसलिए
सॉफ्ट पावर कहीं न कहीं भारत की स्टेचर को बढ़ाता है। फिलहाल दुनिया स्मार्ट पावर की है, जो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के मिश्रण से बनता है। Along with this, भारत की G20 प्रेसिडेंसी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की रियलिज्म को दर्शाता है। कोल्ड वार के दिनों भारत का रिस्पॉन्स रिएक्शनरी हुआ करता था। उदाहरण के लिए नैम का उदय कोल्ड वार के रिएक्शन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब भारत वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप करने के लिए इंगेज होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो भारत इक्वल डिस्टेंस से इक्वल रिलेशन की तरफ बढ़ चुका है। G20 की प्रेसिडेंसी में इस बदलाव को फील किया जा सकता है। अगर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर सच में चाइनीज BRI का काउंटर प्लान है, तो सोचें कि भारत ने किस स्मार्टनेस से बिना पैसा खर्च किए दुनिया के समक्ष एक अल्टरनेटिव रख दिया है। इसलिए G20 ने भारत की हेफ्ट को बहुत हद तक बढ़ाया है। अब मूव करते हैं इसके थर्ड पिलर की ओर, यानी कि इंडिया ने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए। चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग अनएक्सपेक्टेडली G20 समिट 2023 से एब्सेंट दिखे। तमाम एनालिस्ट इसके पीछे अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कुछ एनालिस्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को BRI के कंपैरिजन का हवाला देते हैं कि चाइनीज शेरपा को इसकी भनक पहले ही लग गई थी। इसके अलावा कुछ एनालिस्ट डोमेस्टिक टर्मोइल लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, रियल एस्टेट क्राइसिस, डिक्लाइनिंग सोशल सिक्योरिटी को कारण मान रहे हैं। इन सभी मुद्दों से डोमेस्टिक लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इंडिया चाइना के द्वंद्व को बरकरार रखना चाहते हैं। कुछ एनालिस्ट तो यह भी मान रहे हैं कि दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। फिलहाल बीजिंग न्यू दिल्ली की बढ़ती स्टेटस से परेशान जरूर है। इसके अलावा रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी एब्सेंट दिखे। हालांकि यह एक्सपेक्टेड था। रसिया यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन वर्चुअली सभी मल्टीलेटरल गैदरिंग से एब्सेंट रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रिक्स की मीटिंग में वीडियो कॉल के जरिए शामिल हुए थे। साथ ही G20 समिट में रसिया यूक्रेन को लेकर ओपिनियन बढ़ता दिखा। भारत ने शब्दों के साथ खेला, जिसमें वार अगेंस्ट यूक्रेन की जगह वार इन यूक्रेन जैसे फ्रेज को यूज किया ताकि जियोपॉलिटिकल चिंगारियों से बच सके। सिमिलरली इंडिया के फॉसिल फ्यूल रिडक्शन वाले टारगेट को चाइना और सऊदी ने अपोज किया। सऊदी की बात तो समझ आती है, क्योंकि सऊदी की इकोनॉमी का बेस ही फॉसिल फ्यूल है, लेकिन चाइना शायद न्यू दिल्ली की G20 समिट में अपने आप को मिस कर रहा होगा। बिना चाइनीज क्रिटिसिज्म के भारत में इवेंट पूरा कैसे हो सकता है। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज को लेकर चाइना डेवलप्ड कंट्रीज के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा वोकल रहा है। नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट पिलर ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज वे अहेड फॉर G20 इन अपकमिंग इवेंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि G20 की परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इसलिए प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। इसलिए एक परमानेंट सेक्रेटरीट की जरूरत है। सबसे बढ़िया होगा कि यह भारत में हो। फिलहाल G20 प्रायोकाक से सपोर्टेड है। जैसे भारत ने इंडोनेशिया से प्रेसिडेंटशिप ली और ब्राजील को सौंप दी। ये तीनों ट्रायोका फॉर्म करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई डिसीजन कंसेंसस बेस होती है तो उसे बाइंडिंग किया जाए। इसके अलावा टेररिज्म पर कॉमन कंसेंसस बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब भी भारत पहल करता है तो चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है और वीटो कर देता है, जैसा कि चाइना ने मसूद अजहर के केस में किया था। इसके अलावा बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग यानी BEPS एक अच्छा कदम था करप्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, लेकिन इसकी न्यू चैलेंजेस लाइक ग्लोबल सप्लाई चेन और ई-कॉमर्स को भी कवर करने की जरूरत है। आइए अब एक रिकैप लेते हैं। पूरे डिस्कशन में हमने इन 4 पिलर्स पर बातें की। फर्स्ट, G20 ग्रुपिंग को डिटेल में समझा। सेकेंड, G20 प्रेसिडेंटशिप ने भारत के स्टेचर को कैसे बड़ा किया, इसके बारे में हमने जाना। थर्ड, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग G20 समिट के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में समझा। इसके अलावा फोर्थ एंड लास्ट, G20 ग्रुप को आगे क्या करना चाहिए, इस पर भी ब्रीफ में जाना। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below.
As we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet next week with a new episode. Till then, God bless you all. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शांति के मकसद से बनी इस लीग का अंत हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का सेकेंड अटेम्प्ट 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन के द्वारा किया गया। दो विश्व युद्धों के बाद पूरा वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगा। इन दो वर्ल्ड वॉर्स का ही नतीजा था कि दोनों कॉलोनियल पावर्स यानी ब्रिटेन और फ्रांस का पतन हुआ और इगैलिटेरियन वर्ल्ड की इमेजिनेशन को पूरा करने का रास्ता भी खुला। आप सभी को यह मालूम होगा कि यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 1 सभी राष्ट्रों में इक्वल राइट्स तथा लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के बेसिस पर फ्रेंडली रिलेशंस एस्टेब्लिश करने की बातें करता है। वहीं यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 2 सभी मेंबर्स के सोवरेन इक्वलिटी के प्रिंसिपल का जिक्र भी करता है। आज के इस दौर में लगभग 78 इयर्स के इस यूनाइटेड चार्टर के अडॉप्शन के बाद सवाल यह उठता है कि क्या यूनाइटेड नेशन सच में उतना इगैलिटेरियन है जितना उसे होना चाहिए। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में गाजा पट्टी पर 20,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत इस सवाल की गहराई को और बढ़ा देती है। इस युद्ध में यूनाइटेड नेशन का इग्नोरेंट रवैया तथा इस रोक पाने में नाकामयाबी, यूनाइटेड चार्टर के प्रीएम्बल में लिखे शब्दों जैसे प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस तथा ह्यूमन राइट को एस्टेब्लिश न कर पाना इसके रेलेवेंस पर सवाल खड़ा करता है। आज का डिस्कशन इसी मुद्दे पर होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। आज के इस वीडियो में यूनाइटेड नेशन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। उसके बाद करंट P5 कंट्रीज के लीडरशिप में यूनाइटेड नेशन के पास्ट परफॉर्मेंसेस का असेसमेंट करेंगे। फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की जरूरत क्यों है। सब्सिक्वेंटली हम अपने मेन टॉपिक यानी क्या इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि इस प्रोसेस में इंडिया के समक्ष कौन कौन से चैलेंजेज हैं। अलॉन्ग विद दिस, इस चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के कंटेक्स्ट को समझते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसमें कि एलाइड पावर्स की जीत हुई, उसके तुरंत बाद ही यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आया। इसमें P5 कंट्रीज यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, फ्रांस तथा चाइना को वर्ल्ड वॉर की जीत के आधार पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट दी गई। सन 1991 में यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद यह सीट यूएसएसआर की जगह रशियन फेडरेशन को दी गई। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यदि यूनाइटेड नेशन एक बॉडी है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसका हर्ट, लेकिन इस हर्ट पर केवल कुछ ही देशों का कब्जा क्यों है। आइए इसको गहराई से जानते हैं और यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन P5 कंट्रीज की लीडरशिप में यूनाइटेड नेशन की पास्ट परफॉर्मेंसेस कैसी रही है। यूएन चार्टर का प्रीएम्बल 4 एरियाज को डिस्क्राइब करता है, जिन्हें हम 4 पिलर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं। फर्स्ट पिलर है पीस एंड सिक्योरिटी, सेकेंड पिलर है ह्यूमन राइट्स, थर्ड पिलर है रूल ऑफ लॉ एंड फोर्थ पिलर है डेवलपमेंट। इन्हीं पिलर्स के बेसिस पर एक एक कर P5 कंट्रीज का इवैल्यूएशन करेंगे। यह माना जाता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कोल्ड वॉर एरा के बाद से एकमात्र सुपर पावर है, लेकिन इंटरनेशनल पीस के प्रति यूनाइटेड स्टेट का आखिर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जवाब देने वाला यह कहेगा कि यूनाइटेड स्टेट ने इराक तथा अफगानिस्तान को इन्वेड किया। वियतनाम में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार भी यूनाइटेड स्टेट है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में फैली इंस्टेबिलिटी का कारण भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका ही है। यूनाइटेड स्टेट ने न सिर्फ हर एक छोर पर ह्यूमन राइट का वायलेशन किया, बल्कि
रूल ऑफ लॉ और वर्ल्ड पीस को मेंटेन रखने में भी नाकाम रहा है। सेकेंडली, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का वर्ल्ड की प्रोग्रेस में कमोवेश यही हाल रहा है। बहुत आसान शब्दों में कहें तो सदियों से दोनों ही मुल्कों ने तमाम एशियन तथा अफ्रीकन देशों को गुलाम बनाकर लूटने का कार्य किया है। न केवल रिसोर्सेज बल्कि कल्चर पर भी अटैक किया है। यह कहीं से भी ह्यूमैनिटी और वर्ल्ड पीस को तो रिप्रेजेंट नहीं करते। इतिहास के पन्नों में यह सिर्फ ब्लडशेड, मिस्री, लूट तथा अपने खजानों को भरने वाले व्हाइट लैंडलॉर्ड्स के रूप में रिप्रेजेंटेटिव जरूर हैं। वैसे भी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में नहीं हैं। इनफैक्ट इंडिया, जो कि एक समय इन यूरोपियन कंट्रीज का गुलाम था, इनसे आज इकोनॉमी के क्षेत्र में आगे निकल चुका है। सिमिलरली, चाइना और रशिया का चेहरा भी कुछ अलग नहीं है। वर्तमान समय में भी गरीब देशों के प्रति चाइना का इकोनॉमिक ट्रैप किसी से छिपा नहीं है। यही नहीं, चाइना द्वारा खुलेआम उइघुर मुस्लिम्स का परसिक्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के गला घोटने जैसा है। वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों रशिया का यूक्रेन पर इन्वेजन रशिया के यूएनएससी के परमानेंट मेंबर होते हुए भी गैर जिम्मेदाराना रवैये को दिखाता है। रशिया के एक्शंस ने पूरे विश्व पटल पर एक टर्मोइल क्रिएट करने का कार्य किया है और नतीजा ऑयल प्राइस के राइज, फूड ग्रेन की स्कार्सिटी तथा न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी के रूप में सामने है। ओवरऑल इससे एक पिक्चर तो क्लियर होती दिखती है कि अभी जितने भी यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी इसलिए यूएनएससी का परमानेंट नहीं है क्योंकि उसका रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन तथा इंटरनेशनल पीस के प्रति बहुत अच्छा रहा हो। वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह बहुत अमीर है और एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रखे हुए है। तो दोस्तों, गौर करने का मुकाम यह है कि अगर मनी और गन से ही यह डिसाइड करने का बेसिस होंगे कि कौन लीड करेगा, तो क्या सच में हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं या फिर मेडिवल एरा में? जवाब आप खुद सोचिएगा। यही सब कारण है कि बहुत से सक्रिय देशों द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बातें दशकों से हो रही है। आइए जानते हैं कि आखिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स क्यों होने चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें तो वीटो पावर P5 को सही से फंक्शन नहीं करने देता। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक मौके पर कहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल हैज बीन प्रिजनर ऑफ ग्रेट पावर मैनेवरिंग। और तो और P5 कंट्रीज जोकर कार्ड का यूज कर किसी भी नेगोशिएशन को रोक देते हैं जो कि उनके नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भारत ने आतंकी मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 के टेररिस्ट की लिस्ट में डालने को कहा था, तब चाइना ने टेक्निकल होल्ड के नाम पर इसे टालने में सफलता पा ली थी। दूसरी ओर करीब से देखने पर आप यह महसूस करेंगे कि बहुत सारे डिसीजंस जियोपॉलिटिकली मोटिवेटेड भी रहते हैं, या यह कह लीजिए कि नेशनल इंटरेस्ट के सामने ग्लोबल इंटरेस्ट और ह्यूमन इंटरेस्ट दम तोड़ता दिखता है। चाहे वह चाइना के द्वारा ताइवान के लिए यूएन की मेंबरशिप ब्लॉक करना हो, इजराइल के फेवर में अब तक कुल 42 टाइम्स यूनाइटेड स्टेट द्वारा पैलेस्टीन का यूएन मेंबरशिप ब्लॉक करना हो, या फिर पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में चाइना का टेररिस्ट को यूएन लेवल पर रेजोल्यूशन से बचाना रहा हो, यह सभी पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को शो करते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ही चलने वाला कोल्ड वॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की मांग को और तेज करता है। एक्सपर्ट्स P5 कंट्रीज में ही P2 वर्सेस P3 की बातें करते हैं। अब आप सोचेंगे कि P2 और P3 क्या है। P2 यानी चाइना और रशिया तथा P3 यानी यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। दोनों ही P2 और P3 आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने की वजह से अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग तरह से बिहेव करते हुए दिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी पुअर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। यूं कह लीजिए कि इमरजेंस ऑफ पीस कीपिंग, जिसे हम ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं, वह अपने आप में ही यूनाइटेड नेशन का एक फेलियर है।
एक साधारण व्यक्ति भी यह साफ बता देगा कि यदि यूनाइटेड नेशन का कलेक्टिव सिक्योरिटी का जुमला सही मायने में कुछ वजन रखता है तो पीस कीपिंग फोर्सेस की जरूरत ही क्यों पड़ती। कहीं न कहीं यह यूनाइटेड नेशन के फेलियर का भी प्रतीक है। इसके अलावा लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए चर्चा का विषय रहता ही है। क्रिटिक्स इसको लेकर बहुत से मौकों पर मुखर भी रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका तथा लैटिन अमेरिका का कोई P5 रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहीं यूरोप ओवर रिप्रेजेंटेटेड है। यदि अंडर रिप्रेजेंटेशन है तो क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्तित्व को एज ए ग्लोबल बॉडी मान लेना सही होगा? यह भी एक सोचनीय विषय जरूर है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन पर इनर्सिया अगेंस्ट चेंज के भी दाग लगे हुए हैं। सन 1945 में जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई तब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 51 सदस्य हुआ करते थे, जबकि आज सन 2023 में यह आंकड़ा 193 तक पहुंच गया है। इस दौरान वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जापान, जर्मनी तथा भारत आज फ्रांस और ब्रिटेन को छोड़कर टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हैं। ऐसे में आज तक P5 मेंबर्स में चेंजेस क्यों नहीं किए गए? सवाल जायज भी है और वाजिब भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूनाइटेड नेशन का कम होता रेलेवेंस तथा कुछ देशों की कठपुतली बनकर रहना इसकी एक और निगेटिव पिक्चर को दिखाता है। भारत की फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रही स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भी एक मौके पर कहा था कि यदि यूनाइटेड नेशंस अपने अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाता है तो इसका भी वही हश्र होगा जो लीग ऑफ नेशन का हुआ था। वहीं एक और यूनाइटेड नेशन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि वी नीड मोर यूनाइटेड नेशन देन लेस यूनाइटेड नेशन ड्यू टू राइज ऑफ ग्लोबल थ्रेट्स। आसान शब्दों में कहें तो बिना किसी मेजर रिफॉर्म के यूनाइटेड नेशन की लेजिटिमेसी और रुतबा को वापस लाना बहुत ही मुश्किल दिखता है। जैसा कि जानकारों का भी यही कहना है कि यूनाइटेड नेशन अभी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस तथा क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी से गुजर रहा है। इसलिए ऐसे में यूनाइटेड नेशन किसी भी मुद्दे का हल तभी निकाल सकता है जब वह बेजुबानों की आवाज बनकर सामने आए, न कि बड़े देशों के स्टेटस को गार्ड करे और उनकी कठपुतली के रूप में कार्य करे। अपार्ट फ्रॉम दिस, बात अगर पिछले कुछ समय की क्राइसिस की करें तो यूनाइटेड नेशन का फेलियर बहुत ही निराशाजनक रहा है। चाहे बात ब्लैक सी के पास क्रीमिया की करें या फिर मेडिटेरियन सी के पास गाजा पट्टी की, हर एक छोर पर यूनाइटेड नेशन नाकामयाब दिखा है। और तो और अफगानिस्तान तथा म्यांमार में भी यूनाइटेड नेशन का कोई पॉजिटिव रोल न अदा कर पाना निश्चित रूप से रिफॉर्म की ओर इशारा करता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कैसे रिफॉर्म, कौन इनिशिएटिव ले, या फिर कौन सा ऐसा देश है जिसे ऑन बोर्ड किया जाना चाहिए। सही मायने में अगर देखिए तो आपको जर्मनी, ब्राजील, जापान तथा साउथ अफ्रीका के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के तहत बहुत सारे कंटेंडर नजर आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि सारे कंटेंडर्स में सबसे ऑब्वियस और मोस्ट पावरफुल कंटेंडर कोई है तो वह है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत समय समय पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के दरवाजे पर दस्तक देता रहा है। आइए अब जानते हैं उन आर्गुमेंट्स के बारे में जो यह तय करते हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट क्यों मिलनी चाहिए। फर्स्ट, भारत की इकोनॉमिक माइट। आंकड़े यह बताते हैं कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है तथा परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का विश्व में 3रा स्थान है। यह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स जैसे फ्रांस तथा ब्रिटेन से कहीं बेहतर है। अतः 5 में से 2 P5 कंट्री भारत से इकोनॉमी के बेसिस पर कहीं से भी अच्छे नहीं हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पर भारत का दावा और मजबूत हो जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के एस्टिमेट्स बताते हैं कि आज की डेट में इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है।
भारत में ही वर्ल्ड की 2.4% एरिया भी सम्मिलित है तथा यह वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 17.5% पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। यूं कह लीजिए कि विश्व में लगभग हर 5वां या 6ठा व्यक्ति भारतीय ही है। इस आधार पर भारत का P5 कंट्रीज में न होना यूनाइटेड नेशन की लैक ऑफ इंक्लूसिविटी को प्रदर्शित करता है। यदि भारत P5 कंट्रीज का हिस्सा होगा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बेजुबानों की जुबान न होने वाला मसला कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। Along with this, आपने हार्ड पावर तथा सॉफ्ट पावर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन हमारा प्यारा भारत एक स्मार्ट पावर है। अब यह स्मार्ट पावर क्या चीज है? सिंपली हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का मिक्सचर। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी, थर्ड लार्जेस्ट आर्मी तथा इंडिजिनियस मिसाइल्स और एक बड़ी न्यूक्लियर शक्ति भारत की हार्ड पावर को प्रदर्शित करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्राचीन समय से लेकर आज तक भारत अपनी सॉफ्ट पावर के दम पर हमेशा संपूर्ण विश्व को अंधकार के समय नई रोशनी प्रदान करने का कार्य करता रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ तो बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इसका मतलब यह है कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, लेकिन भारत का वजूद तमाम एडवर्सिटीज के बाद भी बना रहा है। इसके साथ ही सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन वर्क एंड रिलीफ फंड फॉर पैलेस्टीन को $2 मिलियन से बढ़ाकर $5 मिलियन तक करना, म्यांमार में 250 रोहिंग्या परिवारों को घर दिलाना तथा 6450 करोड़ रुपए का अन्य पड़ोसी देशों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रत्येक साल प्रदान करना सच में भारत की कामयाबी की इबारत लिख रहे हैं। इसके अलावा भारत एक स्मार्ट पावर के साथ एक बड़ी स्पेस पावर बन के भी उभरा है। चंद्रयान, गगनयान, शुक्रयान तथा मंगलयान भारत की अंतरिक्ष रूपी जर्सी में लगे सितारे कहे जा सकते हैं। भारत के डिफेंस में मिशन शक्ति ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का कार्य किया है। इससे भारत यूनाइटेड स्टेट, रशिया तथा चाइना के बाद स्पेस वारफेयर की कैपेबिलिटी रखने वाला चौथा देश बन गया है। हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि हमारा इसरो और भी कई देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राजील के लिए एमेजोनिया सैटेलाइट को भी इसरो ने लॉन्च किया था। Along with this, भारत न सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर है बल्कि एक अच्छी खासी बड़ी न्यूक्लियर पावर है। हम सब ने पोखरण टेस्ट में भारत की न्यूक्लियर शक्ति होने का सबूत भी देख रखा है। पोखरण टेस्ट के बाद अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन तो इम्पोज किए बट लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रख पाए। अमेरिका भारत की उभरती हुई शक्ति से वाकिफ था, इसलिए अमेरिका भारत को साउथ एशिया में मोस्ट रिलायबल पार्टनर मानता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका के बीच 2007 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन होता है। भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG का मेंबर नहीं होने के बावजूद न्यूक्लियर वेवर भारत को मिल जाता है। इससे भारत को आने वाले समय में न्यूक्लियर एनर्जी के ड्रीम को फुलफिल करने का मौका मिलेगा। अल्सो बात अगर भारत की लीडरशिप कैपेबिलिटी की करें तो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक वह भी ऊंच कोटि की रही है। 1950 के दशक में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नैम के फाउंडेशन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान सराहनीय था, जिसने संपूर्ण विश्व में एक प्रॉपर इकोनॉमिक ऑर्डर कायम करने में सहयोग प्रदान किया था। तो वहीं 1988 में भारत ने राजीव गांधी प्लान प्रपोज किया, जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बातें कही थी। साथ ही साथ पिछले दिनों भारत द्वारा G20 की कामयाब मेजबानी भारत की लीडरशिप की सफलता की कहानी में 4 चांद लगाती हुई दिखती है। Along with this, भारत का यूनाइटेड नेशन में कंट्रीब्यूशन उसे परमानेंट सीट का सबसे बड़ा दावेदार बनाता है। समय समय पर भारत अपने दावे को इन्हीं कंट्रीब्यूशंस के जरिए मजबूत करता रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अकेले भारत ने ही 71 यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में 49 ऑपरेशंस में अपनी 2 लाख पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ योगदान किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियन आर्मी ने
सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग यानी CUNPK का एस्टेब्लिशमेंट किया था। यह सेंटर 12,000 से ज्यादा ट्रूप्स को हर साल पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। भारत ने पीस कीपिंग ऑपरेशन में जेंडर इक्वेलिटी इंश्योर करने में अहम योगदान प्रोवाइड किया है, जिसमें भारत ने कोंगो में पहली बार फीमेल इंगेजमेंट टीम्स को डिप्लॉय किया है। और तो और इंडिया अब तक 8 बार एज ए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट किया जा चुका है। यह भारत के ही प्रयास रहे हैं कि सन 2014 में 21 जून को प्रति वर्ष इंटरनेशनल योगा डे और सन 2007 में 2 अक्टूबर को प्रति वर्ष इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे को मनाने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से मंजूरी मिली है। यकीन मानिए, भारत में हर एक वह खूबी है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए चाहिए। यही कारण है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कई मौकों पर भारत के समर्थन में दिखती रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बड़े देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तथा रशिया दोनों से अच्छे संबंध है। यह भी एक रीजन है कि भारत वर्ल्ड पीस को सिक्योर करने में एक कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकता है। यह भी माना जाता है कि चाइनीज डोमिनेंस तथा एग्रेशन को काउंटर करने में वेस्ट के लिए भारत एक सेफ बिड साबित हो सकता है। अल्सो कौन भूल सकता है कोविड-19 के उस भयावह समय को, जो कि मानवता के लिए आज तक का सबसे बड़ा चैलेंज कहा जा सकता है। उस कठिन समय में हमारा देश भारत सभी के लिए मददगार बनकर सामने आया। जिस वक्त संपूर्ण जगत ने भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा, उस वक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बनकर उभरा और मानवता का संदेश देता नजर आया। यकीनन भारत द्वारा दिया गया वह त्याग उसे परमानेंट सीट के लिए एक कदम और करीब पहुंचाता है। जानकारों ने भारत के इस कदम को ड्रग डिप्लोमेसी तथा वैक्सीन डिप्लोमेसी की संज्ञा भी दी है। इसी को लेकर भारत के सीनियर पॉलिटिशियन शशि थरूर ने कहा था कि 90 से अधिक कंट्रीज ने भारत को कोविड-19 वैक्सीन के लिए रीच आउट किया। अतः यह भी भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने का कारण होना चाहिए। यहाँ तक आपको लगने लगा होगा कि अब तो भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए परमानेंट मेंबर जरूर से जरूर होना चाहिए। हालांकि यह राह उतनी भी आसान नहीं है जितनी दिखती है। निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे चैलेंजेस शामिल हैं। आइए एक एक करके कुछ चैलेंजेस को जानने का प्रयत्न करते हैं। पहला, भारत के परमानेंट सीट पाने की राह में चाइना का रोल एज ए ब्लॉकेड बहुत ही निगेटिव रहा है। चाइना पाकिस्तान का रीजन शामिल करते हुए भारत के दावे को कमजोर करता है। चाइना भारत तथा पाकिस्तान को सेम प्लैंक में रखते हुए कंपेयर करता है और कई मौकों पर यह भी कहता है कि यदि हम भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट देते हैं तो पाकिस्तान को कैसे रोक सकते हैं। इसके अलावा लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज में वीटो पावर ऑफ द मेंबर को लेकर एक लैक ऑफ कंसेंसस भी देखने को मिला है। इसका मतलब यह कि अगर लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिप्रेजेंटेशन दी जाए तो किस कंट्री को दी जाए। अगर बात अफ्रीका की करें तो इजिप्ट, अल्जेरिया और साउथ अफ्रीका तीनों बड़े दावेदार हैं। सिमिलरली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ब्राजील और मैक्सिको के बीच कंसेंसस नहीं है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर भी कंसेंसस नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भारत के द्वारा नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT को साइन करने से रिफ्यूज करने तथा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT से भी खुद को दूर रखने को भारत के इस परमानेंट सीट के रास्ते में राह का रोड़ा बताते हैं। फॉर इंस्टेंस, भारत के लेट 90s में न्यूक्लियर टेस्ट तथा नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT पर उसका स्टैंड ग्लोबल फोरम में कंटेंशियस इशू रहा है। यहाँ पर भारत का नेशनल इंटरेस्ट तथा सिक्योरिटी भारत के लिए पहली प्रायोरिटी बनता है, लेकिन भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट न मिलने का यह सोल रीजन तो नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक मौके पर
G4 ग्रुप को कलेक्टिवली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देने की बात भी उठी, लेकिन वह भी असफल रही। आप सोच रहे होंगे कि यह G4 क्या है। G4 अर्थात इंडिया, जर्मनी, जापान तथा अर्जेंटीना। जब इन G4 कंट्रीज को कलेक्टिवली परमानेंट सीट देने की प्रोसीडिंग हुई तो एक नई ग्रुपिंग जिसे कॉफी क्लब कहते हैं वह इसका अपोज करता दिखा। कॉफी क्लब में पाकिस्तान ने भारत, इटली ने जर्मनी, ब्राजील ने अर्जेंटीना तथा चाइना ने जापान का अपोजिशन किया। जर्मनी को परमानेंट सीट मिलने से एक यह भी समस्या है कि यूरोप का कहीं न कहीं और भी ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और यही जर्मनी G4 का भी पार्ट है। इसलिए कहीं न कहीं G4 ग्रुप एक प्रेशर ग्रुप बनने के बजाय एक ऑब्स्टिकल बन चुकी है। शायद इसलिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इसे भी भारत के लिए परमानेंट सीट न मिलने का एक रीजन मानते हैं। उनका कहना है कि अगर भारत की यह दावेदारी अकेले होती तो और भी मजबूत होती। अपार्ट फ्रॉम दिस, भारत के लिए एक मेजर चैलेंज उसके द्वारा किए जाने वाला एक ह्यूज मिलिट्री इंपोर्ट को माना जाता है। और तो और यूनाइटेड स्टेट तथा रशिया से किए जाने वाला भारत में मिलिट्री इंपोर्ट भारत के ऊपर एज ए ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आने वाले समय में स्थितियां जरूर अच्छी होंगी और इसको लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने बहुत सारे सकारात्मक कदम उठाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत इंडिया की डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंस बनाने की तैयारी चल रही है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 12 इंडो पैसिफिक नेशंस में सेल्फ रिलायंट आर्म्स प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी में भारत का चौथा स्थान है। भारत की डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इसके लिए भी कमिटेड है। सिमिलरली, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी भारत के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट पाने में इनहिबिट करते हैं। डिस्पाइट एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के भारत का सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर पर प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। हमारी अपनी डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन और साइज इंटरनल चैलेंजेस को भी जन्म देती हैं और यह भी कारण है कि भारत अलग अलग इंडेक्सेस में नीचे की ओर दिखता है। उदाहरण के तौर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पॉवर्टी तथा हेल्थ इंडिकेटर्स जैसे चैलेंजेस इस मुद्दे पर कंटेंशन का पॉइंट हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्लोबल कम्युनिटीज की तरफ से भी कोई खास एफर्ट देखने को नहीं मिला है। वर्ल्ड रिलेटिवली एक पैसिव मोड में है। ग्लोबल ऑर्डर एक एनार्किक दौर से गुजर रहा है। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट भारत के परमानेंट सीट के दावे को इसलिए अपोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि चाइना ऑलरेडी अपोज करेगा ही। इसलिए न सिर्फ चाइना बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज का भी रुख भारत के लिए पॉजिटिव नहीं रहा है। मेरा तो बस इतना ही मानना है कि यह सभी चैलेंजेस भारत के लिए स्पीड ब्रेकर जरूर हैं, परंतु यह दावा यह चैलेंजेस इतने भी बड़े और परमानेंट नहीं हैं कि भारत को अपनी मंजिल तक पहुंचने में रोक सके। इन आर्गुमेंट्स तथा चैलेंजेस को जानने के बाद आपको क्या लगता है, भारत सच में इसका हकदार है कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखकर बताएंगे। फिलहाल आइए जान लेते हैं कि इसके लिए क्या वे हेड हो सकते हैं। सन 2005 में उस समय के यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट एक्सटेंशन को लेकर एक प्लान तैयार किया था, जिसे एनन प्लान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने दो फॉर्मूला, जिसे फॉर्मूला ए तथा फॉर्मूला बी कहते हैं, वह प्रपोज किए। फॉर्मूला ए के तहत 6 न्यू परमानेंट मेंबर्स और 3 नॉन परमानेंट मेंबर्स का प्रपोजल रखते हैं। 6 न्यू परमानेंट मेंबर्स में G4 के सभी कंट्रीज यानी इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ अफ्रीका के 2 नए कंट्रीज भी शामिल होंगे। काउंसिल में 9 न्यू मेंबर्स के आने से टोटल मेंबर्स की संख्या 24 हो जाएगी। इंडिया इस फॉर्मूले का समर्थन करता है। फॉर्मूला बी के अनुसार भी 9 न्यू मेंबर्स ऐड होंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। इसमें 8 न्यू सीट्स ए न्यू क्लास ऑफ मेंबर्स के तौर पर होगा, जिसका टर्म 4 साल का होगा, और एक न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स को मिलाकर 24 मेंबर्स हो जाएंगे। पाकिस्तान इसी फॉर्मूले का समर्थन करता है। हैरानी की बात यह है कि कोफी अन्नन ने स्वयं यह नहीं बताया
कि किस प्लान का वह समर्थन करते हैं। उनका बस इतना ही कहना था, यह इशू बहुत लंबे समय तक डिस्कस हो चुका है और इस पर जो भी डिसीजन लेना है वह जल्द ही लेना होगा। दोस्तों, जैसा कि अभी कोफी अन्नान के प्रपोजल्स को हम लोगों ने देखा, मान लीजिए कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट अगर मिल जाती है तो भारत को इसका क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात यह है कि एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भारत के पास ग्लोबल अफेयर्स में ग्रेटर से होगा। भारत और भी ज्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले कर पाएगा। जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि भारत रूल शेपर बनना चाहता है, ना कि रूल एक्सेप्टर। ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट इंडिया को रूल शेपर बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हमेशा से मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की डिमांड करता है। अगर इंडिया के पास परमानेंट सीट होगी तो इंडिया की वॉइस कहीं ज्यादा लेजिटिमेट और पावरफुल होगी। इसके अलावा इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन में बढ़ती चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है। एक तरह से साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में यह चाइनीज हेजमनी के समक्ष एक इक्वलाइजर का काम करेगा। अल्सो हिमालयन रीजन और साउथ चाइना सी में चाइना के बढ़ते एग्रेशन को काउंटर करने में भी हेल्प करेगा। एक तरह से एशिया में पावर इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने में मदद करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, चाइना का पाकिस्तान के बिहाफ पर की गई किसी भी इंटरवेंशन को न्यूट्रलाइज भी करेगा। अलॉन्ग विद दिस, भारत टेररिज्म के मुद्दे पर खुद एक्शन इनिशिएट करने में सक्षम होगा। भारत की कुछ कोर फॉरेन पॉलिसीज हैं, उनमें से एक है टेररिज्म, जहां इंडिया कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। भारत पाकिस्तान द्वारा की जा रही स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के अगेंस्ट लॉबी करने और ह्यूज सैंक्शन इम्पोज करने में भी सक्षम होगा। भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन रीजन को टेरर फ्री बना सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भारत की नेशनल इंटरेस्ट को भी फुलफिल करने में मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट क्लाइमेट समिट में मीथेन एमिशन पर रोक लगाने की बात हो रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्टली मीथेन एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलता है। ऐसे में इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट इसे सिग्निफिकेंटली कम करने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिहाज से भी भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने का फायदा होगा। आज की इस वीडियो में हमने यूनाइटेड नेशन के कंटेक्स्ट को जाना और P5 कंट्रीज क्या है तथा यूनाइटेड नेशन में उनकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है उसे भी समझा। हमने लंबे समय से चली आ रही डिबेट कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किन किन रिफॉर्म्स की जरूरत है उसे भी जाना। हमने उन आर्गुमेंट्स पर भी डिस्कशन किया जो इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट प्रोवाइड करने का फेवर करते हैं, और उन चैलेंजेस पर भी एक निगाह डाली जो भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की राह में रोड़ा हो सकते हैं, तथा अंत में उन सभी पॉसिबल ऑप्शंस को भी देखा जो कि कोफी अन्नान द्वारा दिए गए थे। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि अगर भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाता है तो इससे भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मैं यह समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने भी अपने मन में इस मुद्दे को लेकर एक राय जरूर बना ली होगी, जिसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत, जो कि इस धरती पर एक प्राचीनतम सभ्यता तथा यंगेस्ट देशों में से एक है, वह यकीनन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सही रोल और स्पॉट डिजर्व करता है। भारत को वह जरूर मिलना चाहिए जो पिछले 75 सालों से उसके लिए ड्यू है। यदि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट नहीं मिलती है तो इसमें भारत का तो नुकसान है ही, परंतु उससे भी बड़ा नुकसान यूनाइटेड नेशन तथा इंटरनेशनल कम्युनिटी का है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यदि 21st सेंचुरी में यूनाइटेड नेशन को अपना रेलेवेंस बरकरार रखना है तो उसे और भी इंक्लूसिव और ओपन होना पड़ेगा, तभी अपने नाम के मुताबिक नेशंस को यूनाइट कर पाएगा।
Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. As we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet soon with the new episode. Till then, God bless you all.